Hello students, in the previous lecture we have already discussed about the luminal amoebocytes. जो luminal amoebocytes में जो इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट कैटेगरी थी अमाइड्स, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी विच कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ luminal amoebocytes, जो कि ल्यूमिनल एरिया में पर्टिकुलर जो अमीबेसिस होती है वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए सेकंड जो इसकी कैटेगरी है जो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ी थी दैट इज हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स एंड थर्ड वन इज एंटीबायोटिक्स. सो इसके अंदर हम कंबाइन करेंगे हाइड्रोक्सीक्विनोलिन और एंटीबायोटिक्स में. हाइड्रोक्सीक्विनोलिन में अलग अलग डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, जैसे क्यूनोडॉपलर आ गया एंड क्यूनोडॉपलर आ गया, डाई आइडो हाइड्रोक्सीक्विन आ गया, आइडो क्लोरो हाइड्रोक्सीक्विन आ गया, क्लोरो हाइड्रोक्सीक्विन हो गया. तो ये इसके डेरिवेटिव्स होते हैं. सो हम इसके बारे में कंबाइन में डिस्कस करेंगे, इसकी अलग अलग ड्रग्स नहीं पढ़ेंगे. हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स तो हमारा आज का टॉपिक है. सबसे पहले हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स. हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स क्या है? ये एक्टिव होता है अगेंस्ट द एंट अमीबा, जो स्पीसीज होती है जिसके लिए एक्टिव होता है दैट इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जार्डियासिस के अगेंस्ट, ट्राइकोमोनासिस के लिए, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसके अगेंस्ट भी एक्टिव होता है. इसका मेन काम क्या होता है? ये जो सिस्ट होती है उसको किल कर देता है. अब ये ल्यूमिनल अमीबोसाइड है तो इसमें कोई टिश्यू अमीबोसाइडल एक्शन नहीं होता, क्योंकि ये किस कैटेगरी में आता है? ल्यूमिनल अमीबोसाइड्स में कवर होता है. तो इफ वी डिस्कस अबाउट द डेरिवेटिव्स कि इसके कौन कौन से डेरिवेटिव्स जो इसमें यूज होते हैं दैट आर डाई आइडो हाइड्रोक्सी, क्विन यूज होता है एंड क्लोरो हाइड्रोक्सी क्विन यूज होता है. आइडो क्लोरो हाइड्रोक्सी क्विन. सो दीज आर द डेरिवेटिव्स. ये डेरिवेटिव्स हैं जो कि हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स में यूज होते हैं. क्लोरो हाइड्रोक्सीक्विन भी एक डेरिवेटिव होता है, जैसे इसमें डाई आइडो एंड आइडो क्लोरो हाइड्रोक्सीक्विन, ये डेरिवेटिव्स होते हैं. अब इसकी इफ वी डिस्कस अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स, तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो डिफरेंट होती है, वेरिएबल होती है. ये जो एब्जॉर्ब्ड फ्रैक्शन होती है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जितनी भी जो एब्जॉर्ब्ड फ्रैक्शन है वो कॉन्जुगेट हो जाती है लिवर में. लिवर में कॉन्जुगेट होती है किसके साथ? ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ और सल्फेट के साथ. अब उस पे कॉन्जुगेशन में इसकी एक्सक्रीशन की बात करें तो यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में लिवर के साथ थी और लिवर में ग्लूक्रोनिक एसिड और सल्फेट के साथ कॉन्जुगेट होकर एक्सक्रीट आउट हो जाती है थ्रू द यूरिन. इफ वी डिस्कस अबाउट द टी हाफ, इसका टी हाफ कितना रहता है हाइड्रोक्सीक्विनोलिन का? दैट आर 12 आवर्स. 12 घंटे का टी हाफ रहता है इसमें. 12 घंटे का इसका टी हाफ रहता है. तो इसको यूज किस में किया जाता है? इट इज यूज इन द डायरिया के अंदर, और डाइटरी इंडिस्क्रिशन हो जाती है, यानी जो स्टफ नहीं खाना था उसके कारण जो प्रॉब्लम होती है उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है. और जो हाइड्रोक्सीक्विनोलिन है ये वेल टॉलरेटेड है और इसके साइड इफेक्ट्स हैं, बट सम ऑफ द माइल्ड साइड इफेक्ट्स आर, फिर भी इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं दैट आर, इसके साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं? जैसे नाउजिया हो गया, प्रूराइटिस हो गया, नाउजिया, प्रूराइटिस
इसका जो रिपीटेड यूज है, जो क्यूनोडॉपलर है, हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन्स में जो क्यूनोडॉपलर्स है, इसका अगर रिपीटेड यूज किया जाए या फिर प्रॉन्ग्ड यूज किया जाए तो ये एक डिजीज कॉज करती है। न्यूरोपैथी सिम्टम्स यानी न्यूरॉन से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, न्यूरोपैथी सिंड्रोम क्रिएट करती है, दैट इज नोन एज प्रॉन्ग्ड यूज, प्रॉन्ग्ड और रिपीटेड यूज किया जाए इसका। प्रॉन्ग्ड एंड रिपीटेड यूज पे ये क्या करती है, न्यूरोपैथी सिंड्रोम कॉज करती है, दैट सिंड्रोम इज कॉल्ड एट SMON। इट मींस सब एक्यूट माइलो ऑप्टिक न्यूरोपैथी, सब एक्यूट माइलो ऑप्टिक न्यूरोपैथी। सब एक्यूट माइलो ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये जब इसका यूज्ड प्रॉन्ग यूज इसका बहुत ज़्यादा, जैसे ये 1970 की बात है, इसको यूज किया जाता था तो इसने ये सिंड्रोम कॉज कर दिया। इस सिंड्रोम में क्या होता है, जो पेशेंट होता है, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, पेशेंट है वो पैरालाइज्ड हो जाता है और धीरे धीरे उसकी जो आंखों की रोशनी है, ब्लाइंडनेस होने लग जाती है। और इट में अगर बहुत ज़्यादा स्वीयर हो गया, इसका जो साइड इफेक्ट है, तो इट में लीड टू द डेथ ऑल्सो, ये पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो उस टाइम जब 1970s की बात है, जापान में जब ये क्यूनोडॉपलर यूज़ की जाती थी तो ये एक एपिडेमिक फॉर्म में, एक महामारी की फॉर्म में आ गया था, जिसके कारण ये क्या करता था, न्यूराइटिस कॉज कर देता था, जो कि यानी नर्वस सिस्टम की डिसफंक्शनिंग हो जानी या फिर उसकी नर्व्स की इन्फ्लेमेशन हो जानी, पैरालिसिस होना, और जो कि किसके ऊपर क्या कॉज करता था, विजुअल इम्पेयरमेंट यानी देखने में प्रॉब्लम, जो कि ऑप्टिक नर्व्स होती हैं हमें देखने में हेल्पफुल होती हैं, तो हेल्पफुल होती हैं, देखने में हेल्प करती हैं हमें, तो विजुअल इम्पेयरमेंट कर देता था। तो इसीलिए ये जो क्यूनोडॉपलर ड्रग्स हैं, हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन में क्यूनोडॉपलर्स आर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये बैंड है। और हमारे जो अगर मान लो इंडिया में ये पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बैंड है, लेकिन अगर इसका यूज़ किया जाता है तो उस पर एक कॉशनरी नोट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है उस पर, कि इसको 14 डेज से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल लीड टू न्यूराइटिस यानी नर्व्स की डिसफंक्शनिंग कर देगा। ये क्या कर देगा, इसका रिपीटेड यूज न्यूराइटिस एंड ऑप्टिक डैमेज। न्यूराइटिस और ऑप्टिक डैमेज कर देगा। तो इसीलिए इसका जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया, हमारे कंट्री में भी ये बहुत ही ना के बराबर ही यूज़ की जाती है। और पीडियाट्रिक पेशेंट में तो बिल्कुल ही बैन है, क्योंकि ये विजुअल इम्पेयरमेंट कर देती है, ब्लाइंडनेस कॉज कर देती है। उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है इंटेस्टिनल अमीबियासिस के अंदर, क्योंकि इसका जो ये क्या होती है, अमीबिसाइडल एक्शन बिल्कुल इसका कम होता है, टिश्यू अमीबिसाइडल एक्शन नहीं होता है इंटेस्टाइन में, क्योंकि ये ल्यूमिनल अमीबिसाइड के कैटेगरी में आती है। और ये क्या होता है, जब डिलॉक्सिनाइड फ्यूरेट है वो यूज़ नहीं कर सकते तो इसको उसके अल्टरनेटिव की तरह इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जार्डियासिस के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। फंगल इन्फेक्शन हो या फिर बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन हो तब भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्रीम की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। इसकी जो डोजेज फॉर्म है इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम और ऑइंटमेंट की फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसकी जो डोज होती है दैट इज़ अबाउट 650 mg, और ये मार्केट में इसके अलग अलग प्रिपरेशन अलग अलग नाम से अवेलेबल, ब्रांड नेम से अवेलेबल होती है, जैसे क्यूनोफॉर्म एंड डेक्यूनोल। 250 mg की टेबलेट्स आती हैं, ये क्यूनोफॉर्म, इसकी जो ब्रांड नेम है दैट इज क्यूनोफॉर्म।
क्यूनोफॉर्म के नाम से अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट इज डी क्यूनिन। डेक्यूनॉल के नाम से अवेलेबल होती है। क्यूनोफॉर्म एंड डेक्यूनॉल के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होती है। ये टैबलेट के फॉर्म में भी आती है और ये ऑइंटमेंट क्रीम के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। सो दिस इज अबाउट द हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स। ये हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है ल्यूमिनल अमीबोसाइट्स के अंदर, दैट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसे इरिथ्रोमाइसिन हो गया, पैरामोमाइसिन हो गया, इस तरह के एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या प्रेफर किए जाते थे, टेट्रासाइक्लिन यूज किए जाते थे फॉर दी एंटी अमीबिक जो ड्रग्स हैं, एज ए एंटी अमीबिक ड्रग की तरह टेट्रासाइक्लिन यूज किए जाते थे। लेकिन इसमें जैसे पैरामोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये ट्यूब की फॉर्म में भी, ये ऑइंटमेंट और क्रीम की फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले तो ये टेट्रासाइक्लिन इसका यूज किया जाता था। अब जो टेट्रासाइक्लिन है ये काम कैसे करता है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज इसमें टेट्रासाइक्लिन्स, पैरामोमाइसिन, ये इसके डेरिवेटिव्स हैं, एंटीबायोटिक्स, ये मोस्टली यूज किए जाते हैं। ये मेन काम क्या होता है टेट्रासाइक्लिन का, इट डायरेक्टली इनहिबिट द अमीबा। हायर कंसंट्रेशन पे जो अमीबा होता है उसको इनहिबिट कर देता है। ये क्या होता है, जो टेट्रासाइक्लिन, ओल्डर टेट्रासाइक्लिन थे, ये कम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन नहीं होता था इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो वो कहाँ जाएगा, वो पहुँचता था कोलोन में। अब उसकी ज़्यादा जो अमाउंट है, लार्ज अमाउंट कहाँ पहुँचती थी, कोलोन में। अब कोलोन में जाके ये क्या करता है, जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वो उसको इनहिबिट करता है। अब इसमें बैक्टीरियल, हमें तो एंट अमीबा है ना जो कि ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो इसमें बैक्टीरियल फ्लोरा का क्या काम हुआ, क्योंकि जो बैक्टीरिया फ्लोरा है और जो एंट अमीबा है ये सिम्बायोटिकली इंटेस्टाइन में रहते हैं। सिम्बायोटिकली रहते हैं, सिम्बायोटिकली मीन्स कि एक दूसरे से डील कर देते हैं कि मैं आपको रहने के लिए जगह दूंगा और आप मुझे उसके बदले में खाना देना। अगर एक को रहने की, सर्वाइव करने के लिए जगह नहीं मिल रही, एक को खाने के लिए फूड नहीं मिल रहा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये क्या करता है टेट्रासाइक्लिन, जो बैक्टीरियल फ्लोरा है उसको इनहिबिट कर देगा। अगर उसको इनहिबिट कर देगा तो एंट अमीबा को जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल पाएगी अपने सर्वाइवल के लिए और वो उसकी डेथ हो जाएगी, जिसके कारण ये इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होगा। इनडायरेक्टली ये क्या करता है, डायरेक्टली तो ये जो बैक्टीरियल फ्लोरा है उसको इनहिबिट कर देता है। इनडायरेक्टली ये प्रोलिफरेशन नहीं होने देता एंट अमीबा की। प्रोलिफरेशन मीन्स जो एंट अमीबा हमारे कोलोन में है उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देता, उसके सेल्स नहीं बनने देता, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो इस तरह से ये एक्ट करता है। ये बहुत ही एफिकेशियस, बहुत ही इफेक्टिव है इन ल्यूमिनल अमीबोसाइट्स के ट्रीटमेंट में। बट जो एक्यूट डायसेंट्री है या फिर हिपेटिक अमीबेसिस है उसके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। इसको यूज़ किया जाता है अमीबिक डायसेंट्री के केस में। यूज अमीबिक डायसेंट्री के केस में इसको यूज किया जाता है। लेकिन किस अमीबिक डायसेंट्री के केस में, जब कोई भी जो ड्रग है जैसे मेट्रोनिडाजोल है या फिर डाइहाइड्रोइमेटिन है वो रिस्पॉन्ड नहीं दे रही, वो ड्रग्स रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तब एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है उसके रिस्पॉन्स ना देने के बाद। अब इसी में आ जाती है पैरामोमाइसिन। जो पैरामोमाइसिन है ये भी क्या है, अमीबिसाइडल इफेक्ट है, बट इसका भी कैसा इफेक्ट है, अमीबिसाइडल इफेक्ट। अमीबिसाइडल मीन्स जो प्रोटोजोआ है उसको किल कर देता है। अमीबिसाइडल एक्शन है इसका भी, प्रोटोजोआ को किल कर देता है, बट नॉट इफेक्टिव। ये जो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबेसिस है ना उसके लिए इफेक्टिव नहीं है।
हमने पहले जो टिश्यू अमीबिसाइड्स था उसमें पढ़ा था, जो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबेसिस है उसमें क्लोरोक्विन यूज किया जाता है। ये इफेक्टिव नहीं है, नॉट यूजफुल फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस। जो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस है उसके ट्रीटमेंट में ये यूजफुल नहीं है। उसके बाद इसमें ये जो इसकी डोज है, इसकी डोज कितनी रहती है, दैट इज नियर अबाउट डोज, जो एंटीबायोटिक्स की डोज रहती है दैट इज 25 mg पर kg पर डे। डे के हिसाब से इसकी रहती है, और इसका ड्यूरेशन रहता है, जो कोर्स रहता है दैट इज अबाउट फॉर 7 days, 7 दिन का इसका कोर्स रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीबायोटिक्स। सो ये दो कैटेगरीज इसमें पेंडिंग थी हमारी, किसमें, ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स में एंड जो कि एक तो हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स है भी और एक एंटीबायोटिक्स। हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स में अलग अलग जैसे डेरिवेटिव्स इसके आ जाते हैं, डाईआइडोहाइड्रोक्सीक्विन, आइडोक्लोरोहाइड्रोक्सीक्विन। एंटीबायोटिक्स में अलग अलग एंटी, जैसे इरिथ्रोमाइसिन हो गया, पैरामोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया। अब इसमें जो इसके जो क्यूनोडॉक्लर है अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होती है। टी हाफ इसका 12 आवर्स होता है। कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके, दैट इज नोजिया हो गया, प्रोराइटिस हो गया, इचिंग होगी। इसका रिपीटेड यूज या ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या करती है, एक न्यूरोपैथी सिंड्रोम कॉज करती है। दैट सिंड्रोम इज नोन एज सब एक्यूट माइलो ऑप्टिक न्यूरोपैथी, यानी जो ऑप्टिक नर्व है ना उसको डैमेज कर देती है। ये जैसे हमारा ये जापान में जब ये 1970s में जब क्यूनोडॉक्लर का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, तब ये एक एपिडेमिक फॉर्म में आ गई थी, एक महामारी की तरह फैल गई थी। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो न्यूराइटिस कॉज कर रही थी और ऑप्टिक डैमेज कर रही थी, जिससे पैरालिसिस होकर पेशेंट ब्लाइंडनेस हो, पेशेंट में विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाती थी, और एंड इट में आल्सो लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट की डेथ भी कॉज कर सकता था। तो इसलिए ये बहुत सारे कंट्रीज में बैन है। अलग अलग इन्फेक्शन, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी यूज होती है उसके ट्रीटमेंट में। एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन, पैरामोमाइसिन। टेट्रासाइक्लिन का मेन काम क्या है, डायरेक्टली तो अमीबा को किल कर देती है। जब ये एब्जॉर्प्शन होती है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत कम एब्जॉर्ब होती है, तो ये वहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, कोलोन में। इसकी ज़्यादा जो अमाउंट है वो कोलोन में चली जाती है, जहाँ जाके ये क्या करती है, बैक्टीरियल फ्लोरा को इनहिबिट करता है। अब बैक्टीरियल फ्लोरा एंट अमीबा के साथ इकट्ठा सिम्बायोटिकली रहता है, तो इसमें क्या होता है, ये उसको रोक देगा तो एंट अमीबा को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी, वो सर्वाइव नहीं करेगा। या फिर जो एंट अमीबा है उसको मल्टीप्लाई नहीं करने देती, मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस तरह से ये इफेक्ट करती है। और ये सीवियर केसेस में जो कि अमीबिक डायसेंट्री के होते हैं, जहाँ पे मेट्रोनिडाजोल और डाईहाइड्रोइमेटिन भी यूजफुल नहीं होती, तब इसको एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ल्यूमिनल अमीबिसाइड। उसके बाद आ जाते हैं हमारे डिफरेंट टाइप की जो डिजीज हैं, जैसे जियार्डासिस, अमीबियासिस, लिशमेनियासिस। इसमें कौन कौन सी, वैसे तो आपको सारी ड्रग्स के साथ बताया है कि हर ड्रग के साथ किस किस के डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होती है। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में है कि कौन सी जो ड्रग है, पर्टिकुलर ड्रग है, पहले प्रिस्क्राइब की जाएगी, फर्स्ट चॉइस कौन सी रहेगी, अल्टरनेटिव चॉइस कौन सी रहेगी। अगर वो भी इफेक्ट नहीं शो कर रही, रिस्पॉन्ड नहीं दे रही, तो हम नेक्स्ट ड्रग कौन सी दे सकते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारी इसमें ड्रग आ जाती है दैट इज ट्रीटमेंट, डिजीज आ जाती है, सॉरी, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिस। ट्रीटमेंट फॉर
अमीबियासिस, इसमें डिपेंड करता है किस तरह का अमीबियासिस है, इन्वेसिव है या नॉन इन्वेसिव है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी डोज डिसाइड की जाती है। जो इन्वेसिव इंटेस्टिनल अमीबियासिस होती है उसमें जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है दैट इज मेट्रोनिडाजोल। फर्स्ट चॉइस मेट्रोनिडाजोल एंड टिनिडाजोल, ये ड्रग होती है फर्स्ट चॉइस में। अल्टरनेटिव में सेक्निडाजोल, सेक्निडाजोल। और अगर मान लो फास्टर स्वीयर केस है, बहुत ही ज्यादा स्वीयर केस है, तब डाइहाइड्रोइमेटिन है, लेकिन उसको जब उसके जो सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल हो गए तब डाइहाइड्रोइमेटिन को कंट्रोल करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा इन स्वीयर केसेस। डाइहाइड्रो इमेटिन, हम इमेटिन भी है लेकिन इमेटिन को रिजर्व केस के लिए रखा जाता है, बहुत ही ज्यादा जब कोई भी ड्रग रिस्पॉन्स नहीं करती तब के केस के लिए उसको रखा जाता है। तो ये तो हो गया हमारा ट्रीटमेंट फॉर अमीबियासिस। इनकी डोजेस मैं साथ के साथ आपको लिखवा चुकी हूँ। इसमें मोस्टली की सिंगल डोज थेरेपी सफिशिएंट होती है टू द मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी होते हैं अमीबियासिस के। तो अमीबियासिस में सबसे पहले फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है मेट्रोनिडाजोल एंड टिनिडाजोल, एंड देन अल्टरनेटिव जो ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज सेक्निडाजोल। इफ जो अमीबियासिस है बहुत ही ज़्यादा स्वीयर केस है तो एट दैट केस उसमें उसको डाइहाइड्रोइमेटिन प्रिस्क्राइब किया जाएगा, और उसको अगर मान लो रिलीफ मिल गया टाइम से तो उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू ऑल द मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल एंड सेक्निडाजोल। सो दिस इज अबाउट द ट्रीटमेंट फॉर अमीबियासिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो ड्रग्स हैं उसकी ट्रीटमेंट करेंगे कि जियार्डियासिस, लिशमैनियासिस, उनके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी ड्रग्स को हम पहले प्रिस्क्राइब करेंगे, फर्स्ट चॉइस कौन सी रहेगी, सेकंड चॉइस अल्टरनेटिव चॉइस कौन सी रहेगी, और स्वीयर केस में कौन सी जो ड्रग है वो यूज़ करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट, आपका इस लेक्चर में इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़ के लिए कौन कौन सी ड्रग है वो पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा।